नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जे एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने कक्षा 8 के गणित विषय का पहला अध्याय जिसका नाम है परिमेय संख्या। यह साथियों परिमेय संख्या को लेकर आप सभी के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। परिमेय संख्याएं, आज हम इस वीडियो के अंदर परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं का अध्ययन करने से पहले हम इससे पूर्व ज्ञान को स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे संख्याओं के बारे में हमने कक्षा 6 और 7 में जो अध्ययन किया था वो था अपने पहली जो संख्या थी वो थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अपने अध्ययन किया है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि वे संख्याएं जिनका उपयोग अपन गणना के रूप में करते हैं। जैसे किसी भी वस्तु को गिनने के लिए तो अपन गिनती का उपयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत आगे चलती रहती है। 2, 3, 4, 5 ऐसे ये संख्याएं आगे अनंत तक चलती हैं। कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती है। तो ये थी प्राकृत संख्या यानी कि जिसका उपयोग अपन काउंटिंग के रूप में करते हैं, गणना के रूप में जिसका उपयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के बाद में जो दूसरी संख्या हमने पढ़ी थी वो थी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या थी? पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में यदि प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे शून्य, 1, 2, 3, 4, 5 आदि ये संख्या अनंत तक चलती हैं। इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या के एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में यदि प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्ण के बाद में जो हमने पढ़ी थी संख्या थी वो थी पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या थी साथियों? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी कि पूर्ण संख्या को ऋणात्मक चिन्ह के साथ में उपयोग किया जाए और धनात्मक के संख्याओं को भी शामिल करते हुए जो समुच्चय बनता है उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये शून्य, 1, 2, 3, 4, 5 आदि ये संख्याएं इधर भी अनंत तक चलती हैं और इधर ये ऋणात्मक की संख्या है -1, -2, -3 ये भी संख्याएं इधर से चलती हुई है। इन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब अपन आगे चलेंगे अगली संख्या के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारा मुख्य अध्याय भी है वो है परिमेय संख्या। जी हाँ, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं की अगर अपन बात करें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो। जी हाँ, देखो ऐसी संख्याएं जिसे अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बार देखिए, ऐसी संख्याएं ऐसी पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है।
जहां P व Q पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं शून्य, यानी कि Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी भिन्न को लिखते वक्त उनका हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अंश शून्य हो सकता है लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे बाय एग्जाम्पल अपन देखते हैं, उदाहरण के द्वारा देखते हैं, उदाहरण के द्वारा अपन देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1/6 ये P/Q के रूप में लिखा गया, 2/5, 3/8, ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो 6/-7, -2/5, -3/7 आदि ये की संख्याएं होती हैं, इनको पूर्णांक कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे हमसे बात करें कि ये 5 है, ये 5 क्या पूर्णांक परिमेय संख्या है या नहीं। अगर बात करें 5 की तो अपन सोचते हैं कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या होती है। जी हाँ, होता तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ सोचिए क्या अपन 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। जब 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। 5 भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार अगर शून्य की बात करें तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। कैसे है वो अपन देखते हैं। 0/1, 0/1 अपन परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है और 5 भी एक परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याओं की बात के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि परिमेय संख्याओं के प्रमुख गुण धर्मों की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपन क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं के मुख्य गुण धर्मों की बात करेंगे। प्रमुख गुण धर्म, प्रमुख गुणधर्म, ये गुणधर्म क्या होते हैं इनकी बात अपन करते हैं। कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। पहले जगह अपन गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहले अपन यहाँ एक समवर्त गुणधर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों, समवर्त गुणधर्म की। समवर्त गुणधर्म, समवर्त गुण के बाद में जो आगे अपन बात करेंगे वो करेंगे क्रम विनिमय गुणधर्म की। किसकी बात करेंगे, क्रम विनिमय गुणधर्म की। क्रम विनिमय गुणधर्म ये है हमारा। और इसके बाद में जो तीसरा गुणधर्म है वो है साचार्य गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म है, साचार्य, साचार्य गुणधर्म, साचार्य गुणधर्म है। इनकी अपन एक एक करके क्रमवार चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, हम पहले इनमें सबसे पहले है जो वो लेते हैं समवर्त गुणधर्म को। किसको लेते हैं, समवर्त गुणधर्म को। अब समवर्त गुण क्या है इनकी अपन बात करेंगे। तो देखिए अपन लेते हैं समवर्त गुण। समवर्त गुण की, ये समवर्त गुण, समवर्त गुण क्या होता है कि समवर्त गुण परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन के अंतर्गत, परिमेय संख्या योग, व्यवकलन, गुणन व विभाजन के अंतर्गत समवर्त कहलाएगी यदि परिमेय संख्याओं पर ये संक्रिया करने पर पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। जैसे एक बार बात करते हैं परिमेय संख्या, परिमेय
संख्याएं योग व्यवकलन गुणन व विभाजन के अंतर्गत समर्थ कहलाएगी जब परिमेय संख्याओं की ये संक्रिया करने पर पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर अपन इसमें बात करें तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं, जैसे a प्लस बी बराबर सी जो कि एक परिमेय संख्या है, तो अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समर्थ गुण का पालन करती है। अगर ये परिमेय संख्या है आएगी तो अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समर्थ गुण का पालन करती है। नेक्स्ट बात अपन करेंगे व्यवकलन की, जैसे a माइनस बी बराबर सी जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि यदि परिमेय संख्या है तो अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ गुण धर्म का पालन करती है। आगे नेक्स्ट अगर अपन गुणन की बात करें तो a इंटू बी बराबर जो c प्राप्त होगा वो यदि परिमेय संख्या है, यदि वो परिमेय संख्या है तो अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समर्थ गुण धर्म का पालन करती है। आगे अपन देखेंगे विभाजन की क्रिया, जैसे a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू c बराबर यदि एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यदि एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत समर्थ गुण धर्म का पालन करती है। जी हाँ साथियों, अब अपन इसका अध्ययन है जो उदाहरण के माध्यम से करेंगे। पहले अपन योग की बात करें। योग में अपन ने अभी बात की कि a प्लस बी बराबर होना चाहिए c जो कि एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर है तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समर्थ गुण धर्म का पालन करेगी। यहाँ अपन a बराबर ले लेते हैं 1/3 व b बराबर ले लेते हैं 2/5। ये दो संख्या ले ली और अपन देखते हैं दोनों का योग करते हैं। यहाँ देख लो a और b प्लस किया है तो हम भी a की स्थान पे रख लेते हैं 1/3 और b के स्थान पर रख लेते हैं 2/5। अब अपन इसकी बात करें तो यहाँ दोनों का अपन एलसीएम लेंगे योग करने के लिए। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, यानी कि लसअप कितने आ गए 15। अब 3 का भाग 15 में दीजिए, कितनी बार जाता है 5 बार। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तब आता है 5 प्लस 5 का भाग है वो 15 में दीजिए। 5 का भाग 15 में 3 बार जाता है और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 और संख्या मिल गई 11/15। देखिए 11/1 परिमेय संख्या है। यदि 11/1 परिमेय संख्या है तो अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समर्थ गुण धर्म का पालन करती है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं 11/15 ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है परिमेय संख्या है, तो अतः अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है वो योग के अंतर्गत समर्थ गुण का पालन करती है। तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समर्थ गुण का पालन करेगी। जैसे यहाँ लिख देते हैं अपन योग में परिमेय संख्या, योग में
परिमेय संख्या समवर्त है। अब अपन आगे बात करेंगे व्याकुलन की। किसकी बात करेंगे? बाकी की। बाकी निकालने पर अपन ये देखते हैं कि यहाँ अपन ने अभी देखा कि a माइनस बी बराबर जो c प्राप्त होता है वो यदि एक परिमेय संख्या है, यदि वो एक परिमेय संख्या है तो अपन कह सकते हैं कि व्याकुलन भी व्याकुलन के अंतर्गत भी परिमेय संख्या है वो समवर्त गुण का पालन करती है। यहाँ भले अपन सेम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे a बराबर ले लिया अपन ने 1/3 व b बराबर ले लिए 2/5। अब अपन 1/3 माइनस 2/5 अब इसमें से अपन 1/3 में से 2/5 घटाएंगे। जब देख लेते हैं इन दोनों का एलसीएम जो अभी हमने लिया ही था, एलसीएम आ जाएगा 15 और इधर जो अपन ने 3 का भाग दिया 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके अपन ने 5 प्राप्त किए थे। यहाँ जो चिन्ह है वो घटाव का है तो घटाव का ले लीजिए और फिर 5 का भाग 15 में दीजिए। 5 का भाग 15 में 3 बार जाता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ अपन देख रहे हैं 5 में से 6, 5 में से 6 यानी कि -1/15। -1/1 परिमेय संख्या है। जी हाँ, -1/15 एक परिमेय संख्या है। तो अतः कह सकते हैं कि जब अपन ने एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाई तो पुनः अपन को परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः परिमेय संख्या व्यवकलन में, किसमें? व्यवकलन में समवर्त गुण का पालन करती है। बिल्कुल करती है। क्यों करती है? जैसे अपन ने देखा कि अपने a बराबर ले लिया 1/3, b बराबर ले लिया 2/5 और देखा a में से b घटा के 1/3 में से 2/5 घटाए तो अपन को पुनः एक संख्या मिली, वो -1/15 मिली। -1/15 परिमेय संख्या होती है, इसलिए परिमेय संख्या है वो व्यवकलन के अंतर्गत समवर्त है। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं गुणन की। किसकी बात करेंगे? गुणन की। अगर अपन गुणे में देख रहे हैं तो अभी हमने देखा a इंटू बी बराबर c एक परिमेय संख्या है। यदि है तो परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समवर्त होगी। तो यहाँ देख लेते हैं a बराबर, चाहे दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 1/2, a बराबर ले लिया 1/2 और b बराबर ले लिया 3/4। जब अपन यहाँ रखते हैं 1/2 इंटू 3/4, यहाँ अंश को अंश से गुणा कीजिए और हर को हर से गुणा कीजिए। जो अंश है 1 और इधर अंश है वो 3 है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। यहाँ इधर अंश है हर है वो 2 है और इधर हर है वो 4 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी कितने होते हैं? 8। तो ये जो संख्या प्राप्त हो गई 3/8। अब हमने देखा कि 3/8 एक परिमेय संख्या बिल्कुल है। 3/8 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप में व्यक्त है, इसलिए अपन इसे परिमेय संख्या कहेंगे। अतः ये संख्या परिमेय है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत भी समवर्त है। अतः परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत, अतः परिमेय संख्याएं गुणन में, किस संक्रिया में? गुणन संक्रिया में, गुणन में समवर्त है। गुणन में समवर्त है। इस प्रकार अपन इस क्रिया को विभाजन के लिए भी दोहराएंगे क्योंकि अपन इस चारों संक्रियाओं में योग, गुणा, योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन चारों के लिए संक्रिया को दोहराएंगे। और यहाँ अपन देख लेते हैं जी, सेम पोजीशन ले लेते हैं 1/2 जो कि a के बराबर ले लेते हैं और b बराबर ले लेते हैं 3/4। अब यहाँ अपन देख लेते हैं
ए बटे 2 डिवाइड टू डिवाइड बाई 3/4 बराबर। अब इसको गुणन करने के लिए विभाजन करने के लिए गुणा ले लेंगे और गुणा करने पर अगली जो संख्या आएगी उनका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब अंश को हर में बदल दीजिए और हर को अंश में बदलते हुए उसको गुणा कर लीजिए। 4 को 1 से गुणा किया 4 प्राप्त हुए और 2 को 3 से गुणे किए तो 6 प्राप्त हुए। 4/6 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल 4/6 एक परिमेय संख्या है। तो इस आधार पर भी अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है वो विभाजन के अंतर्गत समर्थ है। लेकिन अपन इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। वो क्यों देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, उसकी भी अपन बात करेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो ए बराबर अपन यहाँ ले लेते हैं, ए बराबर 2/4 और बी बराबर ले लेते हैं 0। बी बराबर 0 ले लेते हैं क्योंकि 0 के नीचे बटा हर लेके भी 0/1 भी कर सकते हैं। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी विभाजन करते हैं पहले। 2/4 भाग 0/1 0/1। अब अपन देखेंगे कि विभाजन करने के लिए अपन हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं और भाग के चिन्ह के बाद आने वाली संख्या का क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर लेते हैं। तो व्युत्क्रम जब इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/0। जब अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 एकम 2 प्राप्त होगा। 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब अपन इस पे विचार करेंगे, ये 2/0 आया यानी 2/0 क्या एक परिमेय संख्या है? नहीं है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे अनंत संख्या या अपरिभाषित संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या है ये? अपरिभाषित संख्या है, यानी इस संख्या का कोई मान नहीं होता है। न तो अपन इसको 0 कह सकते हैं और न ही अपन इसको 2 कह सकते हैं। तो अतः अपन कह सकते हैं, अतः परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत समर्थ नहीं है। क्योंकि जब अपन एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग देंगे तो अपन को पुनः प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये समर्थ गुण लागू नहीं होता है। परिमेय संख्याएं विभाजन के अंतर्गत, परिमेय संख्याएं विभाजन के अंतर्गत परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत समवर्त नहीं, विभाजन के अंतर्गत समवर्त नहीं है। अब अपन एक बार फिर से वापस दोहराएंगे कि आपने देखा कि योग के अंतर्गत ये संख्या समर्थ थी, व्याकलन के अंतर्गत समर्थ थी, गुणन के अंतर्गत समर्थ थी, लेकिन विभाजन के अंतर्गत समर्थ नहीं है। विभाजन के अंतर्गत ये समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? जो अभी अपने देखा कि ए बराबर अपने 2/4 लिए और बी बराबर जब 0 लिया, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या, इसलिए इनका जब अपन ने विभाजन किया तो पुनः जो प्राप्त संख्या हो रही है वो एक अनंत संख्या हो रही है, यानी कि ये संख्या अपरिभाषित है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। अतः कह सकते हैं कि परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत समर्थ नहीं है। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा इनको कॉमन लेके देखते हैं कि ये कौन कौन सी संक्रियाओं में समर्थ है और कौन कौन सी संक्रियाओं में समर्थ नहीं है। जी देखते हैं, परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। योग में देखते हैं, व्याकलन में देखते हैं, और गुणन में देखेंगे, और विभाजन में भी देखेंगे। अब यहाँ अपन बात करते हैं योग के अंतर्गत। तो अपन हमने देखा कि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें
तो एक पुनः परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। एक दो परिमेय संख्याओं का योग पुनः एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समर्थ है। विभाजन के अंतर्गत भी अभी हमने देखा कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करने पर पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए परिमेय संख्या भी व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ है। गुणन में देखा दो परिमेय संख्याओं का जब अपन ने गुणा किया तो पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, अतः अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत भी समर्थ है। और विभाजन के अंतर्गत अभी देखा कि एक एग्जाम्पल के अंतर्गत वो समर्थ हुई थी और दूसरे एग्जाम्पल में वो समर्थ नहीं हुई थी, इसलिए अपन कह सकते हैं कि विभाजन सदैव समर्थ नहीं है, तो इसलिए समर्थ नहीं के अंतर्गत आए। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे अगले गुणधर्म की। अपन ने अभी समर्थ गुणधर्म की बात की, अब हमारा अगला गुणधर्म रहेगा वो रहेगा क्रम विनिमय गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का गुण। जैसे कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि क्रम का गुण है। किसका गुण है? क्रम का गुण है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन के अंतर्गत यदि क्रम विनिमय है तो इन संक्रियाओं में परिमेय संख्याओं के क्रम को बदलने पर भी उत्तर समान आएंगे। जैसे अपन बात करें उत्तर बदलने पर, यानी कि उसका क्रम चेंज करने पर भी उसके उत्तर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जब नहीं आ रहा है तो वो परिमेय संख्या क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेगी, और अगर आ रहा है तो पालन नहीं करेगी। जैसे अपन यहाँ देख लेते हैं कि परिमेय संख्या एग्जाम्पल के बाद में हम देखते हैं कि जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस 1, यदि ये समान है तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमयता का पालन करती है। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं करती है। हम एक एक को अपन एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, लेकिन पहले आगे देखते हैं व्यवकलन की बात। अगर a में से b घटाएंगे और बराबर b में से a घटाएंगे, अगर दोनों स्थितियों में आंसर समान रहते हैं तो क्रम विनिमयता गुण का पालन करेगी, और अगर समान नहीं रहते हैं तो क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करेगी। अब अपन गुणन के अंतर्गत देखते हैं a इंटू बी बराबर b इंटू ए। अगर ऐसा है तो गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण का पालन हो रहा है, और अगर नहीं है तो नहीं हो रहा है। अगर चौथी स्थिति में विभाजन के अंतर्गत देखेंगे कि a डिवाइडेड बाई b बराबर b डिवाइडेड बाई a। अगर ऐसी स्थिति में है तो परिमेय संख्या है वो विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमयता गुण का पालन करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल के में a बराबर ले लेते हैं, a बराबर 1/3 और b बराबर 2/3। इनको जब अपन ने लिया, गुणा हमारा क्या चाहिए? a प्लस बी बराबर b प्लस ए। अगर ऐसा है तो क्रम विनिमयता का पालन करेगी, अगर नहीं है तो नहीं करेगी। यहाँ अपन देखते हैं 1/3 प्लस 2/3 बराबर, क्योंकि इसमें लस लेने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का हर समान है, तो एक हर को कॉमन ले लिया 3 और अंश को जोड़ दिया। पुनः जो अपन को प्राप्त हुआ 3/3, और 3/3 को काट के सरलतम भिन्न के रूप में अपने 1 प्राप्त किया। एक एक परिमेय संख्या बिल्कुल है, तो अपन इसमें कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। योग के अंतर्गत वो क्रम विनिमयता गुण धर्म का पालन करती है। इसी प्रकार अपन व्यवकलन के लिए भी देख लेते हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 2/3 बराबर
सॉरी, अपन अभी एक परिस्थिति में देखा, यानी कि हमने केवल अभी a प्लस बी का ही देखा है, b प्लस ए का अभी बाकी है। इसलिए अपन पुनः देखेंगे कि 2/3 प्लस 1/3 बराबर 2 प्लस 1/3 बराबर 3/3 बराबर 1। अब अपन कह सकते हैं दोनों परिस्थितियों में उत्तर है समान है। पहली परिस्थिति में भी अपन को उत्तर 1 प्राप्त हो रहा था और दूसरी परिस्थिति में भी अपन को उत्तर 1 प्राप्त हो रहा है। अतः अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमयता का पालन करती है। इसी प्रकार अपन व्यवकलन का भी देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, a बराबर 2/3, b बराबर 5/6। इनको ले लिया और अपन देख लेते हैं कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए अगर है तो सही है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेगी, अगर नहीं है तो क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करेगी। यहाँ अपन पहले अपन LHS को ले लेते हैं। LHS यानी कि इसका ये भाग लेंगे 2/3 माइनस 5/6। इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा 6। 3 का भाग 6 में 2 बार जा रहा है, 2 को 2 से गुणा कीजिए आ जाएगा 4। और इधर 6 का भाग 6 में 1 बार, 6 का भाग 6 में 1 बार जा रहा है और 1 को वापस 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही प्राप्त हो रहे। जो अपन को उत्तर प्राप्त हो रहा है वो -1/6 प्राप्त हो रहा है, -1/6। पुनः अपन RHS में देखेंगे इसी संख्या को, RHS यानी कि b में से a कम करके। b था वो अपना 5/6 माइनस 2/3। इनका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आ रहा है, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आ रहा है। अब अपन देख रहे हैं 5 में से 4 वापस उत्तर मिल रहे हैं 1/6। ये 1/6 और -1/6 ये दोनों समान संख्याएं नहीं है। अतः कह सकते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या है वो क्रम विनिमयता गुण का पालन नहीं करती है। व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमयता गुण का पालन नहीं करेगी। तो लिख देते हैं अपन, अतः व्यवकलन में परिमेय संख्या क्रम विनिमय नहीं है। ये व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। कैसे नहीं है? जब अपन ने a में से b घटाया तब अपन को प्राप्त हुआ -1/6 और पुनः जब अपन ने RHS को देखा यानी कि b में से a घटाया तो b में से a घटाने पर अपन को जो प्राप्त हुए वो है 1/6 और 1/6 और -1/6 ये समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो ये क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करती है। अब अपन नेक्स्ट संक्रिया में देखेंगे जो है अपनी गुणन संक्रिया। किस में देख लें? गुणन में। अगर a बराबर अपन ले लेते हैं 2/3, b बराबर 1/3। इनको ले लीजिए, अपन को प्राप्त होना चाहिए a इंटू बी बराबर b इंटू ए। a इंटू बी और b इंटू ए दोनों परिस्थितियों में अगर आंसर समान आता है तो ये क्रम विनिमय गुण का पालन करेगी, नहीं आता है तो नहीं करेगी। जैसे पहले अपन इसमें से LHS लेंगे, LHS लेके देख लेते हैं। a को b से करेंगे, कहने का मतलब a इंटू बी करेंगे और फिर b इंटू ए करके देखेंगे। यानी a बराबर अपना 2/3 था और b बराबर 1/3 है। जब अपन इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे, अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 और 3 को 3 से कर दीजिए, 3 3 9 हो जाएंगे। तो अपन को जो प्राप्त हुई संख्या है वो आंसर में क्या प्राप्त हुई है? 2/9। अब अपन इसका RHS करके देखेंगे।
RHS यानी कि B इंटू ए करके देखेंगे। B इंटू ए कर दीजिए। B अपना था वो 1/3 था और ए था वो 2/3 था। 1 को 2 से गुणा कीजिए 2 और 3 को 3 से कर दीजिए 9। पहली परिस्थिति में अपन को प्राप्त हुई थी 2/9 और दूसरी परिस्थिति में भी अपन को 2/9 प्राप्त होती। अतः अपन कह सकते हैं कि गुणन के अंतर्गत परिमेय संख्या, अतः गुणन में परिमेय संख्या क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है। तो अपन ने योग के अंतर्गत देखा, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय थी। पुनः अपने व्यवकलन के अंतर्गत देखा, व्यवकलन में दोनों परिस्थितियों में आंसर समान प्राप्त नहीं हुए, इसलिए व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं थी। और अभी अपन ने गुणन के अंतर्गत देखा, गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय थी। यही संक्रिया अपन विभाजन के साथ में करेंगे। जैसे ए बराबर ले लेते हैं 5/6 और बी बराबर ले लेते हैं 3/4। इन दोनों संख्याओं को लेके अपन देखेंगे अपन को प्राप्त क्या होना चाहिए, ए भाग बी बराबर बी भाग ए होना चाहिए। अगर ये परिस्थिति दोनों में समान आंसर आता है तो क्रम विनिमय गुण का पालन करेगी, अगर नहीं आता है तो क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करेगी। जैसे अपन 5/6 डिवाइड 3/4 गुणा करने के लिए अपन को पता है, विभाजन के लिए गुणन की संक्रिया करेंगे और अगली संख्या का व्युत्क्रम करके करेंगे। तो 5 को 4 से गुणा कीजिए, 4 5 एक बार पुनः बता देते हैं इसको। ए बराबर अपने 5/6 लिए, बी बराबर 3/4 लिए। तो अपन को देखना है कि ए भाग बी बराबर बी भाग ए अगर समान आ रहे हैं तो क्रम विनिमय गुण का पालन करेगी, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं करेगी। जैसे अपन ने देखा 5/6 भाग 3/4 बराबर 5/6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 4/3 से, यानी कि 3/4 के व्युत्क्रम से। तो 4 5 20 और 6 3 18। ये हमारे को संख्या जो प्राप्त हुई वो 20/18 प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई, 20/18। अब 20/18 अगर अपन को प्राप्त हो रही है तो दूसरी परिस्थिति में देखेंगे, यानी कि अब हम देख रहे हैं RHS। RHS का मतलब बी भाग ए देख रहे हैं। अब यहाँ जो बी है वो 3/4 है और बी है वो ए है वो गए 5/6। 3/4 इंटू 6/5, क्योंकि इसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे विभाजन के लिए। 3 को 6 से गुणा कीजिए, 6 3 18 और 4 को 5 से कीजिए, 4 5 20। अपन जो संख्या प्राप्त हुई वो 18/20 हो रही है। और पिछली जो संक्रिया में अपन को संख्या प्राप्त हुई थी वो 20/18 हुई थी। 20/18 और 18/20 कतई समान संख्या नहीं है। अतः अपन कह सकते हैं कि विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अतः विभाजन में परिमेय संख्या, विभाजन में परिमेय संख्या क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि क्रम विनिमय गुण की अपन ने बात की तो सबसे पहले अपन ने देखा कि योग के अंतर्गत a प्लस बी बराबर b प्लस ए बिल्कुल था। अपन ने जांचा कि a को b से गुणा किया, ए में
बी को जोड़ा और फिर बी को ए से जोड़ा, क्रम चेंज करने पर भी इसके उत्तर में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया। इसलिए अपन ने कहा कि योग के अंतर्गत तो क्रम विनिमय है। व्यवकलन के अंतर्गत अपन ने देखा परंतु इसके क्रम में बदलाव आ रहा था, क्रम बदलने पर उत्तर बदल रहा था, इसलिए व्यवकलन के अंतर्गत क्या नहीं है, ये क्रम विनिमय नहीं है। गुणन के अंतर्गत अपन ने अभी देखा कि ए को बी से गुणा किया चाहे बी को ए से किया, संख्या का आंसर हमें समान मिला, इसलिए अपन कह सकते हैं कि गुणन के अंतर्गत ये समर्थ है। विभाजन के अंतर्गत अभी हमने देखा ही है लास्ट बार में कि ए का भाग बी में देके वापस अपन बी में ए का भाग दिया, परंतु उत्तर दोनों के भिन्न भिन्न थे, अतः आप कह सकते हैं कि विभाजन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमयता गुण का पालन नहीं करती है। इसी के साथ अगली जो संक्रिया है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।